नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, पेशवाओं के उत्थान और पतन को लेकर जो मैंने सीरीज शुरू की है, उसमें मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि बालाजी विश्वनाथ जी ने किस प्रकार से जो है मराठा शक्ति को बढ़ाने का पूरा भरसक प्रयास किया और उनके क्या क्या कारनामे रहे। आज उसी क्रम को आगे रखते हुए मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो मराठा संघ की नींव पड़ी थी, ठीक है, उसमें आगे क्या क्या होता है। तो चलिए इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आगे की जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान बनाए तो वास्तव में उनको वेतन नगद मिलता था। कोई जागीर या वंश कर्मागत पद नहीं होते थे, यानी कोई भी पद ऐसा नहीं था जो वंशानुगत चलता रहा हो। उनके पुत्र संभाजी ने भी इसी पद्धति को जारी रखा, लेकिन जब राजा राम का शासनकाल आता है तो इस राजा राम के शासनकाल में पुरानी प्रणाली में परिवर्तन आना निश्चित हो गया। राजा राम ने व्यवस्थित रूप से मुगल साम्राज्य में लूटपाट करने की नीति अपनाई और इसलिए उसने अपने सेनापतियों को और उन लोगों को जो उसका प्रभुत्व मानते थे, उनको दक्षिण का जो क्षेत्र था वो बांट दिया। इस प्रकार मराठा सेनापति हर प्रकार से मुगलों को तंग करते रहते थे। राजा राम ने उन्हें इन प्रदेशों में अपने मुख्यालय बनाने और शासन करने की आज्ञा भी दी। राजस्व की राशि का एक भाग वह राजा राम को देकर बाकी सारा अपने पास रख लिया करते थे और वे सारे कार्य अपनी ही इच्छा से करते थे और एक तरीके से स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते थे। और राजा राम पर केवल प्रदेश के बंटवारे के अलावा किसी भी प्रकार उसके अधिकार में नहीं होता था। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो राजा राम का प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा इन लोगों पर नहीं रह गया था। ये लोग एक तरीके से खुद को स्वतंत्र मानते थे और बड़ा गर्व महसूस करते थे इस बात पर। तो इस तरीके से ये जो राजा राम ने पॉलिसी अपनाई थी, ये कहा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई। वे लोग उन्हें मिले हुए प्रदेशों को अपनी शक्ति से जीती हुई अपनी जागीर समझते थे। ये सेनापति अपने स्वार्थ के लिए इच्छानुसार काम करते थे और किसी भी प्रकार से राजा राम के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते थे। उन्हें अपनी स्वतंत्रता पर गर्व महसूस होता था। ये जो सिस्टम था ये केवल राजा राम तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु ताराबाई और साहू जी के काल में भी ये चलता रहा। और एक बात मैं यहाँ बहुत अच्छे से आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि वाड़ी के सामंत कान्होजी, आंग्रे, दामाजी थोरट इत्यादि ताराबाई और साहू जी की जो सत्ता होती थी उसकी कोई भी चिंता नहीं करते थे। सन 1707 की बात है। 1707 के पश्चात जब साहू जी अपनी शक्ति मजबूत करना चाहते थे तो उसने मराठा सरदारों से, जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, सहायता मांगी थी। इन मराठा सरदारों ने साहू जी की सहायता केवल एक शर्त पे करने का वचन दिया कि उनकी जागीरों को न छेड़ा जाए। वास्तव में जब साहू जी विजय हुए तो उसने अपनी सहायता करने वालों को और जागीरें दी। साहू जी की नीति थी कि किसी भी पुरानी परिपाटी में परिवर्तन न किया जाए और नई को न चलाया जाए, यानी वे जो पुरानी परिपाटी चल रही थी उसी के पक्षधर थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जागीर को पुराने जागीरदारों के पास ही रहने दिया गया और यदि उनकी जागीर छीनने का प्रयत्न किया होता तो उसे झंझट उठाना पड़ता, यानी काफ़ी प्रॉब्लम जो है साहू जी को फेस करनी पड़ती अगर इन जागीरों को छीनने का कोई परिवर्तन किया जाता। साहू जी के निकट रहने वाले पदाधिकारियों के पास स्वयं बड़ी बड़ी जागीरें थी और वे इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। स्वयं बालाजी विश्वनाथ के पास बहुत बड़ी जागीर थी और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जागीर प्रथा को हटाने के लिए उंगली तक नहीं उठाई गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जागीरें जो है, बड़ी बड़ी जागीरें इन
लोगों के पास रही। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इनसे संबंधित कुछ और जानकारियां। आप मुझसे जुड़े रहिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।